अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और सब एमआई के पेज देख रहे होंगे। आज सुबह उठ के मेरा प्लान ये था कि पहले तो ये कि हमने एक जगह जाना था और एक घंटे का कुछ एक इवेंट अटेंड करना था। और उसके बाद मेरा ये प्लान था, क्योंकि मैं और अबू तमीम मेरे हस्बैंड हम इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब हम इकट्ठे हैं तो एक मैं नीट सा अच्छा सा एक तसलसल के साथ एक रैंडम ऑन द गो वीलॉग भी बना लूँगी। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कौन से मियाँ बीवी होते हैं जो कि मुतफिक हो जाते हैं एक बात पे और आराम से जो है तो वीलॉग, स्पेशली जब इकट्ठे मियाँ बीवी वीलॉग बनाते हैं तो बना लेते हैं। हमारे इधर तो ये हाल है कि मैं समझती हूँ कि मेरी फ़ोटोग्राफी और जैसी मैं वीडियो बनाती हूँ वही सबसे अच्छी है। और जबकि अबू तमीम का ये हाल है कि वो ये समझते हैं कि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका तो ना सर है ना पाँव है। कह रहे तुम्हें तो बनानी नहीं आती, ये तो मेरा माथा कट गया, मेरा सर कट गया, नज़र नहीं आ रहा। और जो वो मेरी बनाते हैं मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत मोटी लग रही हूँ, बहुत छोटी लग रही हूँ, ऐसी लग रही हूँ। तो हम दोनों को ही एक दूसरे की ये वीडियो और फोटोग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम मुतफिक ही नहीं हो सके। हालांकि मैंने कुछ बनाई है, लेकिन कुछ झलकियाँ हो सकता मैं इस वीडियो में लगाऊं। लेकिन जैसा मैं अपने जहन में सोचा था कि एक उसमें बने, एक ही गो में, वो कहते हैं ना कि इन वन गो बन जाए, वैसा नहीं हो सका। और मैं हमेशा एक तसलसल में बना के फ़ारिग होना चाहती हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह ना तो मुझे आती है और ना ही मैं उस पर टाइम, मैं सोचती हूँ कि ज़ाया होता है अभी इस स्टेज पे। हालांकि एडिटिंग से आपकी वीडियो में बहुत थोड़ा निखार आ जाता है और जैसा आप चाहते हैं। लेकिन मैं तो बस जैसे अभी कैमरे के सामने बैठी हूँ, मैं कोई रीटेक नहीं लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि मैं वीडियो के 2 पार्ट कर लूँ और उसका इकट्ठा कर लूँ। लेकिन वो जो बीच में लोग ग्लिच को कम करते हैं बला बला, वो सारा मुझसे नहीं हो रहा। और ये भी कि मैंने रखा हुआ है कि मैं 1 से 1.5 घंटा पर वीक वीडियो को दूँ, इससे ज़्यादा ना दूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा टाइम वीडियोस को देने लगें तो फिर दुनिया के बाकी काम कैसे होंगे। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि अगले इंशाल्लाह 1.5 साल तक अगर मेरी यही रूटीन रही कि मैं एक एक वीडियो लगाती रहूँ, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले 1.5-2 साल में मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो फिर मैं जो है तो शायद एडिटिंग वगैरह सीखूँ भी और उसको ज़्यादा टाइम भी दूँ। लेकिन आज का वीलॉग जो है बिल्कुल फ्लॉप था। मज़ा नहीं आया। थोड़ी बहुत जो है मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो रेफ्यूजी वीक था, उसी सिलसिले में जो है तो मैंने 1 घंटे का वो अटेंड किया जो हो रहा था प्रोग्राम। और रेफ्यूजी वीक ना सिर्फ कि मेरी रिसर्च जो है वो रेफ्यूजी वेमेन पे है, मिडल ईस्टर्न रेफ्यूजी वेमेन। लेकिन जब भी रेफ्यूजीज़ की बात आती है तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में हिट्स क्लोज टू होम, तो मुझे अपने घर की बात लगती है। कुछ साल पहले, 6 साल पहले या 7 साल पहले, मेरे 2 देवरों ने और नन ने यही बाकी रेफ्यूजीज़ की तरह इसी तरह कौन कौन से मुल्कों से गुजर के, कहीं जंगलों से, कहीं बॉर्डर से, पैदल चल के, ओपन सी जर्नी, खुले समंदर की, खुली कश्ती की, छोटे बच्चों के साथ पूरी फैमिली ने इसी तरह जर्नी कंप्लीट करके वो यूरोप पहुँचे। सिर्फ मेरी नंद ऐसी थी जिसका जो है बाय एयर हो गया था, तो चलो वो तुर्की से हॉलैंड इस तरह पहुंच गई थी। लेकिन मेरे 2 देवरों की फैमिली ने जो है इस तरह किया था, और नन के एक बेटे ने भी इस तरह ओपन सी जर्नी से, हालांकि वो छोटा 13 साल का था उस वक्त, और वो गुम भी गया था इटली में, 2 दिन घुमा रहा था। और तो ये क्योंकि अपने घर की बात है, जैसे अगर मैं कहूँ चलो मेरे तो ससुराली रिश्तेदार हैं, अगर खून का रिश्ता नहीं है मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन अगर मैं गौर से सोचूं तो मेरे बच्चे मेरा खून है, लेकिन हकीकत ये भी है कि मेरे बच्चों में उनका खून है। तो मेरे बच्चों के चचा, ताया, दादा, दादी, नंद सब अपने मुल्क से जो हैं, खैर सास ससुर तो मेरे अभी भी सीरिया में हैं, लेकिन देवर और नंद जो हैं तो वो निकल चुके हैं। और जब मैंने, अगर मैं जब सीरिया में थी, जंग से पहले जो टाइम मैंने गुजारा सीरिया में, अगर कभी अल्लाह का शुक्र अदा करने की या सब्र करने की बात आती थी तो मेरी रोल मॉडल जो थी वो मेरी जेठानी थी। हालांकि वो है रिश्ते में तो बड़ी है मुझसे, लेकिन उम्र में मुझसे कुछ साल छोटी थी। और मैं सोचती थी कि उस वक़्त की इतनी छोटी उम्र में भी इसको किस तरह अल्लाह ने इतना हौसला दिया है। और वो मांगती भी हमेशा सब्र थी कि अल्लाह बस सब्र दे, और शुक्र भी करती थी। तो वो मेरी बहुत रोल मॉडल थी है भी, सुभान अल्लाह। लेकिन इसलिए कह रही हूँ रोल मॉडल थी उस वक़्त के, उस वक्त के हिसाब से मैंने कभी नहीं सोचा था कि जितनी शद्दुमुद से, जितनी शिद्दत से वो हर वक्त अल्लाह से सब्र का वो करती है, कि वाकई उसकी ज़िंदगी उसके बाद एक एक लम्हा, और अभी तक सालों गुजर गए हैं। वो कहते हैं ना आजमाइश के बाद, एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, और ऐसे ऐसे किस्से उन पे गुजरे हैं कि वाकई उनको सब्र की बहुत ज़रूरत थी।
और वो कर रही है अभी तक। और कभी जब मैं सोचती हूँ, जितना भी, अब ज़रा प्राइवेसी की वजह से मैं सारे जितने भी इवेंट्स गुजरे हैं वो डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ी सी आपको झलक देने के लिए ये बता दूँ कि वो उसका, मेरा जो जेठ है वो अपनी एक बेटी के साथ एक दूसरे काफ़िले के साथ उसकी जर्नी थी, वो भी ओपन सी थी, खुले समंदर में। और ये जो मेरी जेठानी है ये अपनी बेटी के साथ उसकी एक दूसरे काफ़िले के साथ, और ये पूरे 11 मुल्कों की सरहदों पे रात को जंगलों में, पानियों में पैदल चल के, जितना इनके पास सामान था, चाहे खाने पीने का भी था, सब इनको फेंकना पड़ा। उसको अपने इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सी में ही, समंदर में ही छोड़ने पड़े, जो उसके एजुकेशन के डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। और 3 साल की बच्ची उसके साथ थी। तो उस सब के बाद जो सदमा, जो जहनी सदमा और जो कुछ से वो अभी तक गुजरी है, जैसे इंग्लिश में PTSD भी कहते हैं, उसके बाद सुभान अल्लाह जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने ही उन लोगों को हिम्मत दी और सब्र दिया, लेकिन हमें जब भी दुआ करनी चाहिए, पूरी पूरी कामिल दुआ करनी चाहिए। और मुझे इतना डर लग गया है कि मैं शायद अब दिन रात यही कहती हूँ कि या अल्लाह बस तू बचाना सब्र से, मैं नहीं मांगती हाँ, अगर तू कोई मुसीबत, कोई आजमाइश में डाल दे तो बेशक सब्र देना, लेकिन अपने मुंह से मुझे मांगते हुए बहुत डर लगता है। हमेशा पूरी दुआ मांगे कि या अल्लाह अगर अगर तो पड़ जाए मुसीबत तो सब्र देना, वरना तो मैं कहती हूँ कि जब इंसान, क्योंकि इंसान तो इंसान है, आराम से हम कह देते हैं कि अल्लाह मुझे सब्र दे, लेकिन जब आजमाइश आती है फिर अल्लाह भी आपको आजमाता है ना, वो इस तरह आती है कि इंसान सोचता है कि अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, मैंने सब्र की जगह मांगा होता है कि या अल्लाह ऐसी सूरत हाल ही ना दे के करना पड़े। तो पूरी दुआ ये होगी कि या अल्लाह सब्र से बचाना, लेकिन अगर तो ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो फिर सब्र देना। खैर, वापस आते हैं रेफ्यूजी की जर्नी पे। और उससे एक ये भी, मैं हमेशा जब भी पाकिस्तान के हालात ऊपर नीचे होते हैं या ख़राब होते हैं तो मैं कहती हूँ कि काश मेरे पास कोई एक ऐसा लाउड स्पीकर होता जिसके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँच सकती और उनको बता सकती कि आपको नहीं पता कि एक आज़ाद मुल्क में जब आप बैठते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी मुल्क है, वो लरज़ रहा है, कांप रहा है, करप्शन है, लेकिन कम से कम आप उस मुल्क को मजबूती से, उसकी जड़ों को कम से कम ना खाएं, पकड़ के रखें, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि खुले आसमान के नीचे भी इंसान बैठा हो लेकिन अपने आज़ाद मुल्क में बैठा हो। क्योंकि मैं उस सीरिया में रही हूँ 1.5 साल तक, जो कि जंग से पहले का सीरिया था, और मैं सोच भी नहीं सकती थी उस वक़्त कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जितना आपको लोग बताते हैं और जितना आप तस्वीरों में और वीडियो में देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, उससे कहीं ज़्यादा पीसफुल और उससे कहीं ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि सिविलाइज्ड और निज़ाम वाला मुल्क था, जिसमें सुन्नी भी थे, शिया भी थे, क्रिश्चियन भी थे, दूसरे कई फ़िरक़ों के लोग भी थे, और इतनी हार्मनी थी सब में, वो सब मिलजुल के बिल्कुल रहते थे, आपको कभी महसूस नहीं हुआ होगा। और जहाँ तक कि मैनरिज्म की बात है, वो सफाई सुथराई की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आपको इवन कि ज़्यादातर फ़कीर भी नहीं नज़र आते थे, कि होता है ना जिस मुल्क में बहुत गुर्बत हो, करप्शन हो, तो हर गली में, मतलब एक बहुत अच्छा निज़ाम था। वो किसी भी पहले वाले सीरिया को आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के निज़ाम से कंपेयर कर सकते थे। लेकिन जो बहुत अंदर की बातें होती हैं कि डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, और लोगों के पास हो सकता है कि उस तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम ना हो जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी भी सियासी पार्टी को गालियां दे सकते हैं, ये कर सकते, वो सब नहीं था, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उनका निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा था। इवन अगर सिविलाइजेशन की भी बात करें तो सीरिया जाके मुझे इवन के मतलब मैं तो पहले से स्कार्फ लेती थी, तो वो स्कार्फ का भी इतना मसला नहीं था, और फ़िरके का भी मसला नहीं, मैं और नौरस एक ही फ़िरके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन जो कल्चर शॉक मुझे लगा था कि जब पहली दफ़ा मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी सीरिया में, तो मुझे कहे नौरस के बैठो, और मैं कहूँ कहाँ बैठूँ, क्योंकि साथ वाली सीट में बस में जहाँ पे हम बैठ रहे थे 3 सीटें थी, इधर आदमी बैठा हुआ था, उधर औरत बैठी थी। मैंने कहा ये आदमी और औरत साथ साथ बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो डेफिनेटली मैंने ऐसा नहीं देखा था। और पाकिस्तान में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो हाल है कि बहुत कम हम इस्तेमाल किए, हम तो ज़्यादातर ख़ासतौर पे अगर लड़की या 2 लड़कियां अकेले जा रहे हो तो आप रिक्शा टैक्सी लेते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस टैक्सी पे बैठते नहीं। तो मेरा तजर्बा वैसे ही नहीं था पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का।
बस या वैगन, तो और फिर सीरिया में ऊपर से मेरे जहन में वही खाका था और मुझे लगा कि ये क्या कोई भी रैंडम आदमी और औरत साथ साथ बैठते हैं। तो वहाँ पे इवन कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ओवरलोडिंग नहीं होती थी, हर कोई अपनी सीट पे बैठा होता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कंडक्टर वगैरह नहीं होता था, कुछ भी नहीं, लोग खुद से जो है, तो जैसे अगर आप बैठे हैं तो आपने जो है कॉइन है या जो भी है लीरा जो था नोट, वो अपने से आगे जो पैसेंजर है उसको दे देते हैं बगैर कुछ कहे। वो एक निज़ाम चल रहा था, आप उसके हाथ में देंगे अगर आप पिछली सीट पे जाके बैठ गए हो, वो अगले के हाथ में देगा, वो अगले के हाथ में देगा, वो अगले के हाथ में, और जाके वो ड्राइवर के पास रख देगा। मतलब कभी ये निज़ाम चल रहा था, आप कभी सोचें। ये भी नहीं कि कोई जेब में डाल ले, ये भी नहीं कि कोई मुसाफिर या पैसेंजर बैठा है तो वो ना दे, मतलब इस तरह चल रहा था बिल्कुल। तो वैसे मुल्क को तबाह होते देख के, और अब जब मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ कि जिस हालात में मैंने देखा है सीरिया को, सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे बच्चों का मुल्क है, और वो उसको इस तरह इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि सीरिया जो है वो दोबारा से आबाद हो और पहले जैसा हो, कि मुझे कभी अफसोस भी होता है कि क्या मेरे बच्चे अपने मुल्क को नहीं, ज़ाहिर है वो तो अभी एक दफ़ा भी नहीं गए हैं, नहीं देख सकेंगे। हालांकि मैं कभी कहती भी हूँ नोरस से कि मैं जाती हूँ बच्चों को लेके एक दफ़ा दिखा के आती हूँ, लेकिन कह रहे नहीं नहीं, ऐसे ही तुम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रडार पे आ जाओगी कि ये क्यों जा रही है पाकिस्तानी उठ के सीरिया का विज़िट कर रही है। तो ख़त्म करती हूँ वीडियो को। सुभान अल्लाह, कहने को बंदा किस्से डालने लगे तो बहुत किस्से निकल आते हैं और बातें अगर करने लगे, लेकिन क्योंकि ये तो अपने घर की ही बात है, सिर्फ, और भी दुनिया में मुल्क हैं जहाँ पे इस वक्त इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या जंग की वजह से या सिविल वॉर या जिस भी चीज़ की वजह से तबाही आई है और रेफ्यूजी निकलते हैं। लेकिन मैं सीरिया की एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि सारा ये मेरे अपने घर की बात है कि रेफ्यूजी बनना आसान नहीं है, और आपको एक उस वक्त तक इसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि आप उन लोगों से मिलो ना, उनकी कहानियाँ ना सुनो, उनकी जो हम तो कहते हैं ना स्टोरी, लेकिन उनकी तो ये ज़िंदगी है, उनकी तो ज़िंदगी की पूरी कहानी ही यही है जो वो अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं। इवन तो कि हम उस वक़्त जो है दोहा में थे जब सीरिया में शुरू हुई जंग, लेकिन हम वो कहते हैं कि सीरिया ना सिर्फ आपको ये सबक देता है कि आपकी ज़िंदगी किसी भी लम्हे जो है चेंज हो सकती है, बल्कि ये कि आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो मेहनत आपने की होती है वो सब ख़त्म हो सकती है। मुझे आज भी वो शाम याद है क्योंकि हम कतर में जो शुरू का 1.5 साल था, और जितना भी कमाते थे खून पसीने की कमाई, वो ये कि सीरिया में घर कंप्लीट हो जाए, और एक घर हो गया था कंप्लीट जो कि हमारा पहला घर था, और इरादा यही था कि 5 साल दोहा में रहने के बाद हम दमिश्क वापस चले जाएंगे, और दूसरा घर जैसे आप एडवांस दे देते हैं और हर महीने किस्तें दे रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाके में था जहाँ बर्फ़बारी पड़ती है, तो एक तरह से हमने सोचा था कि वो हमारा हॉलीडे हाउस होगा। तो वो हमारे दोनों घर जंग में तबाह हुए कि वो शाम जब फ़ोन आया था कि शुक्र है कि जो मेरे सास ससुर और देवरानी उस वक्त जो थे वो सिर्फ अपनी जान बचा के ही निकले थे। उस रात को जब वो मिसाइल वगैरह लगे थे तो 4 घर तबाह हुए थे, एक मेरे सास ससुर का, एक हमारा, एक मेरे जेठ का और मेरे देवर का, जो एक ही पूरे इहाते में बने हुए थे, एक ही एरिया में बने हुए थे। वो चारों घर तबाह हुए थे। तबाह होने का मतलब ये होता है कि सब कुछ मलबा बन जाता ना, दीवारें गिर गई, छत गिर गया, जितना अंदर सामान था सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक ऐसे लोग जो होते हैं, चलिए वो तो किसी तरह इंसान, अल्लाह जो है इंसान को सब्र देता है कि ये चीज़ें आनी जानी है, लेकिन वो भी लोग थे कि जिनके फैमिली मेम्बर्स सरवाइव नहीं कर सके, जिनके अपने उनके सामने जो है तो इंतकाल कर गए, या उस धमाके में, या वो जो कर्फ्यू के दौरान जो आर्मी घरों पे रेड वगैरह करती है और पकड़ के ले जाती है, गुम हो गए, पता ही नहीं चला, जो कि गिरफ़्तार हुए थे वापस नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने तकरीबन पिछले साल 62 इंटरव्यू किए और वो औरतों ने मुझे सारे किस्से बताए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी अपनी ससुराली फैमिली में मतलब कि अपने देवर जेठ कम से कम जान बचा के निकले, लेकिन उनके सगे चचा का बेटा जो है वो इसी तरह जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट किलिंग, वो स्नाइपर्स वगैरह जो होते हैं, चलते हुए किसी ने गोली मार दी। तो हर एक फैमिली जो थी मेरे रिसर्च में, हर औरत उनके घर में 1 या 2 फैमिली मेम्बर तो ज़रूर उन्होंने जो है तो लूज़ किए हैं। तो वीडियो का मैसेज कि जहाँ भी हैं आप दुनिया में,
जो है, चाहे वो आपका मुल्क है और आपकी फैमिली है, जो जिस सिचुएशन में भी आप अभी हैं, उसको अप्रिशिएट करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि दुनिया में लोग किस किस मुसीबत से गुज़र रहे हैं। और ख़ास तौर पे रेफ्यूजी वीक है तो इस हिसाब से कि रेफ्यूजीज़ को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।